आज 5 सितंबर है और आज भी दो एडिटोरियल आए हैं। पहला एडिटोरियल है जीएसटी के बारे में। जीएसटी की दरों में कटौती हुई है, स्लैब्स में बदलाव हुआ है। 5 स्लैब्स को 2 स्लैब में बदल दिया है, एक स्पेशल स्लैब जोड़ी गई है। यह फैसला 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। इसके बारे में आज का पहला एडिटोरियल बात कर रहा है। और दूसरा एडिटोरियल है यूएपीए के बारे में। चिंता जताई जा रही है कि कैसे यूएपीए के प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ हैं, विरोध की स्वतंत्रता के खिलाफ हैं और इसमें न्याय की प्रक्रिया अपने आप में एक सजा बन सकती है। तो शुरू करते हैं। जब से अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, तब से भारत के निर्यात पर असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि भारत अमेरिका को अब पहले जितनी मात्रा में सामान एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा और विशेषज्ञों ने एक अनुमान भी लगाया है और उन्होंने बताया है कि लगभग हर साल 7 लाख करोड़ का नुकसान होगा, क्योंकि भारत के सामान पर एक तो भारी टैरिफ लगा है। भारत का सामान यूएस के मार्केट में महंगा हो जाएगा और हमारे प्रोडक्ट्स, हमारा सामान यूएस के मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी में कटौती से ग्राहकों को फायदा तो होगा ही, साथ में इन उत्पादकों को भी फायदा होगा। ये लोग अपना जो माल विदेशों में नहीं बेच पाएंगे, उस माल को डिमांड बढ़ने से भारत में ही बेचा जा सकता है। अभी 3 सितंबर 2025 को जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक हुई थी और इस बैठक में टैक्स कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जब भी टैक्स कटौती होती है तो उम्मीद की जाती है कि मार्केट में प्रोडक्ट्स की कीमतें कम हो जाएंगी और ग्राहक की तरफ से इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से व्यापारियों को, दुकानदारों को भी फायदा होता है, सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिकती हैं, क्योंकि चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें हैं वो ग्राहक के बजट में आ सकती हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इससे पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। लेकिन टैक्स कटौती का एक दूसरा पहलू भी है। जब टैक्स कटौती होती है, इसका मतलब है कि टैक्स रेट में कमी आई है, और जब टैक्स रेट में कमी आई है तो टैक्स कलेक्शन में भी कमी आएगी, और टैक्स कम होने का सीधा सा मतलब है कि सरकार की कमाई कम होगी। टैक्स कलेक्शन कम होगा तो राज्य सरकारों को भी कम पैसा मिलेगा। अब एक तरफ कमाई कम हो गई, लेकिन खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसको लेकर राज्य सरकारें चिंतित हैं और मुआवजे की मांग भी कर रही हैं। जीएसटी परिषद में थोड़े बहुत गतिरोध के बाद कहा जा रहा है कि पहले ही दिन यह फैसला ले लिया गया था, ज़्यादा कोई गतिरोध हुआ नहीं। इसका मतलब है कि सभी राज्य भी इस फैसले से सहमत हैं और उन्होंने भी इस फैसले के पक्ष में ही अपना निर्णय लिया है। इस फैसले की आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि ये सुधार काफ़ी देरी से हुए हैं, क्योंकि इनकी मांग काफ़ी दिनों से की जा रही थी, काफ़ी सालों से की जा रही थी। आलोचना इस बात को लेकर भी हो रही है कि इसकी घोषणा प्रधानमंत्री की तरफ से एक तरफा 15 अगस्त के दिन कर दी गई थी। मंत्रियों की भी बैठक नहीं हुई, जीएसटी परिषद की भी बैठक नहीं हुई और राज्यों से भी बातचीत नहीं की गई थी। लेकिन अब फैसला लागू होने वाला है, फैसला हो गया है। जीएसटी परिषद में राज्य भी सहमत हो गए हैं, कोई गतिरोध नहीं हुआ है। तो फिर देखना होगा कि इन सुधारों का क्या असर होने वाला है, क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। अच्छी बात यह है कि टैक्स में कटौती हुई है, तो सवाल है कि क्या क्या बदल गया है। पहले जीएसटी में 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के 5 स्लैब हुआ करते थे। 0% में चूंकि 0% है तो बाकी 4 स्लैब्स की ही बातें होती थी। तो इन 4 स्लैब्स को अब 2 स्लैब में बदल दिया है और एक स्पेशल स्लैब लाया जा रहा है। 12% वाले स्लैब को और 18% वाले स्लैब को ख़त्म करने का फैसला हुआ है, यानी अब 12% वाला और 28% वाला स्लैब नहीं रहेगा। 12% वाले स्लैब के अधिकांश चीज़ों को, यानी लगभग 90% चीज़ों को 5% वाले स्लैब में डाल दिया जाएगा और 28% वाली लगभग 99% चीज़ों को 18% वाले स्लैब में डाल दिया जाएगा। कुछ चीज़ों को नए वाले स्लैब में रखा जाएगा, 40% वाले स्लैब में रखा जाएगा। इनमें जो चीज़ें हैं वो कुछ महंगी चीज़ें हैं या फिर नशे की चीज़ें हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, मतलब 350 सीसी से ज़्यादा इंजन वाले मोटरसाइकिल, महंगे कपड़े और सिगरेट जैसी चीज़ें। 12% वाली चीज़ें 5% वाले स्लैब में चली गई और 28% वाली चीज़ें 18% वाले स्लैब में चली गई। इसका सीधा सा मतलब है कि ओवरऑल टैक्स में कमी आएगी। आरबीआई ने बताया था कि पहले एवरेज जीएसटी रेट लगभग 11.5% था और अब इस फैसले के बाद एवरेज जीएसटी रेट में भी कमी आएगी। नए टैक्स रेट्स 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। सिर्फ
सिन गुड्स को छोड़कर, और सिन गुड्स में ये आते हैं सिगरेट, तंबाकू वगैरह वगैरह। टैक्स में कटौती हो गई, प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, जीएसटी परिषद ने मंजूरी भी दे दी। इस फैसले का सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है, हमने बात भी की थी कि कंजम्पशन बढ़ेगा, बाजार में बिक्री बढ़ेगी, वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, कीमत कम होने के कारण ग्राहक अपने बजट में चीज़ों को खरीद पाएंगे, व्यापारियों को भी लाभ कमाने का मौका मिलेगा। जितनी ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी, सरकार को भी उतना ज़्यादा टैक्स मिलेगा और सरकार का भी फायदा होगा। सरकार अपना पैसा जनता के ऊपर खर्च कर सकेगी, जनता के ऊपर, जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रक्षा में, सुरक्षा में, सभी जगह खर्च कर पाएगी। सरकार ने इस फैसले से होने वाले नुकसान का भी आकलन किया है। सरकार ने बताया है कि जीएसटी में कटौती से सरकार को हर साल लगभग 48,000 करोड़ का नुकसान होगा। लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर बढ़े हुए कंजम्पशन से भरपाई नहीं हो पाती है तो नुकसान इससे कई गुना ज़्यादा होने वाला है। इस नुकसान के अलावा जीएसटी परिषद ने कॉम्पेंसेशन सेस को ख़त्म करने का फैसला लिया है। कॉम्पेंसेशन सेस जीएसटी के साथ ही आया था, इसके पैसे से राज्यों को मुआवजा दिया जाता था। हुआ क्या था, जब 2016-17 में जीएसटी लाया जा रहा था, तब राज्यों को अपने टैक्स कलेक्शन में कमी होने की आशंका थी। इस आशंका को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को मुआवजे की गारंटी दी थी और कहा था कि केंद्र सरकार राज्यों को 5 साल तक, यानी 2017 से 2022 तक जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी। और अब राज्य एक बार फिर से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। टैक्स में कटौती तो हो गई है, अच्छी बात है, लेकिन इसका फ़ायदा ग्राहकों को भी मिलना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि टैक्स कम हो जाए लेकिन बाज़ार में चीज़ें सस्ती ना हो, कंपनियां मुनाफाखोरी कर सकती हैं, टैक्स का फ़ायदा खुद हड़प सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो टैक्स का फ़ायदा मिलने वाला है वो कंपनियों से ग्राहक तक, कंपनियों से आम जनता तक भी ट्रांसफ़र हो। इसके लिए सुझाव दिया गया है राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्राधिकरण को एक बार फिर से रिवाइव करने का, ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके और टैक्स में कटौती का जो असली उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जा सके। यहाँ पर एडिटोरियल खत्म। अब की पॉइंट्स के थ्रू एक बार रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि एडिटोरियल में क्या क्या ज़रूरी बातें थी। 3 सितंबर को जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक हुई। इस बैठक में जीएसटी के टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ, जीएसटी की करों में ओवरऑल कमी हुई है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने पहले ही कर दी थी। इस बदलाव को जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है क्योंकि बड़ा बदलाव है और इस बदलाव का उद्देश्य है उपभोग बढ़ाना, मार्केट में डिमांड बढ़ाना, वस्तुओं की कीमतों को कम करना, चीज़ों की बिक्री बढ़ाना, ताकि अर्थव्यवस्था और तेज़ी से आगे बढ़ सके। क्या क्या बदलाव हुआ है? अभी तक जीएसटी में 5 स्लैब्स थे, 0 वाली परसेंट को हटा दें तो 4 स्लैब थे। अब इन 4 स्लैब को बदलकर 2 स्लैब कर दिया है। पहले 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब्स थे। अब 12% और 28% वाले स्लैब को ख़त्म किया जा रहा है। 12% वाली लगभग सभी चीज़ों को 5% वाले स्लैब में और 28% वाली चीज़ों को 18% वाले स्लैब में डालने का फैसला हुआ है। 40% की एक नई स्पेशल स्लैब जोड़ी गई है और इस स्लैब में महंगी बाइक्स, महंगे कपड़े, सोडा, सिन गुड्स जैसी चीज़ें, जैसे सिगरेट, तंबाकू, ये चीज़ें शामिल होंगी। सिन गुड्स को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों पर 22 सितंबर 2025 से नई टैक्स रेट लागू हो जाएंगी। पहले 2025-26 के बजट में आयकर में कटौती हुई थी और अब जीएसटी में कटौती हुई है। उम्मीद की जा रही है कि कंजम्पशन बढ़ेगा, मार्केट में चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, जिन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं उनको भारत के ही मार्केट में बेचा जा सकेगा। सरकार तो कह रही है कि हर साल लगभग 48,000 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि नुकसान इससे कहीं गुना ज़्यादा हो सकता है। कंपनसेशन सेस भी ख़त्म होने वाला है और 22 सितंबर 2025 से फैसले लागू होंगे। अच्छे प्रभाव क्या हैं, यानी फ़ायदे क्या हैं? जैसे कि हम बातें करते आ रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, चीज़ें सस्ती होंगी। चीज़ें सस्ती होंगी तो ग्राहकों को फ़ायदा होगा और यदि डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा, दुकानदारों को फ़ायदा होगा, व्यापारियों को फ़ायदा होगा। टैक्स स्लैब कम हो रहे हैं तो जीएसटी को समझना आसान हो जाएगा, जीएसटी फाइलिंग आसान हो जाएगी। कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे 48,000 करोड़ का वार्षिक नुकसान जो सरकार ने बताया है, लेकिन अनुमान है कि इससे भी कहीं गुना ज़्यादा नुकसान होगा।
राज्यों को भी कम पैसा मिलेगा, मुनाफाखोरी की आशंका है, और आशंका है कि टैक्स में कटौती का फायदा कंपनियां ग्राहकों तक न पहुंचने दे। इसलिए ज़रूरी है कि ग्राहकों को इसका फायदा मिले ताकि जीएसटी में जो सुधार हुए हैं उनके असली उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। सुझाव है कि राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण को पुनर्जीवित किया जाए ताकि ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा हो सके, ग्राहकों को टैक्स में कटौती का फायदा मिल सके और मुनाफाखोरी न होने पाए। राज्यों को टैक्स कलेक्शन के लिए नए विकल्प ढूंढने चाहिए, जीएसटी को और सरल बनाना चाहिए, और जीएसटीएन में जो तकनीकी खराबियां हैं उन्हें जल्दी ही सुधार लिया जाना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे मेंस के हिसाब से एक क्वेश्चन। तो मेंस के लिए मॉडल क्वेश्चन हो सकता है कि हाल ही में लागू किए गए जीएसटी 2.0 सुधारों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावों की समीक्षा कीजिए, साथ ही इसमें निहित चुनौतियों और सुधारों के उपायों पर चर्चा कीजिए। इस सवाल के जवाब में हमें सबसे पहले जीएसटी के बारे में थोड़ा सा बताना है, फिर जीएसटी के उद्देश्य के बारे में बताना है, फिर बताना है कि इसमें अभी फिलहाल क्या क्या सुधार हुए हैं, सुधारों के बारे में बताते हुए हमें बताना है कि इसके क्या प्रभाव होने वाले हैं, क्या चुनौतियां होने वाली हैं, और इन्हें दूर करने के लिए, चुनौतियों को दूर करने के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं। बात जीएसटी की हो रही है तो जीएसटी के बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है। तो जीएसटी के बारे में सबसे पहली बात जो हमको याद रखनी है वो ये है कि जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। सवाल उठता है कि अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? तो यह एक ऐसा कर होता है, एक ऐसा टैक्स होता है जो लगता है किसी और के ऊपर और देना पड़ता है किसी और को। जिस पर लगता है उसे देना नहीं होता और जिसे देना होता है उस पर लगता नहीं है। उदाहरण के लिए मान लो कि एक कार कंपनी में बनी 10 लाख में, अगर ये बाजार में बिकने आएगी तो इस पर 18% का टैक्स लगेगा। और जब हम ये कार खरीदने जाएंगे बाजार में तो हमको 10 लाख रुपए भी देना पड़ेगा और उसके ऊपर जीएसटी का पैसा भी देना पड़ेगा, यानी 1,80,000 रुपए और देने पड़ेंगे। यहाँ पर टैक्स लगा है कार के ऊपर और जमा किया हमने हमारी जेब से। तो जितनी भी चीज़ें बाजार में हम खरीदने जाते हैं उनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स ही लगता है। उस पर पैकेट पे लिखा हुआ होता है इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस, और टैक्स का पैसा इनडायरेक्टली हम सरकार को देते हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जीएसटी को लागू करने के लिए 2016 में संविधान में 101वां संशोधन हुआ था। उसके बाद 1 जुलाई 2017 को जीएसटी व्यवस्था लागू हुई। इसका उद्देश्य था पूरे देश में एक टैक्स सिस्टम, एक कर प्रणाली लागू करना। इसके पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे। पेट्रोल और लिकर पर तो अभी भी राज्यों में अलग अलग टैक्स है, पुरानी व्यवस्था ही चल रही है। जीएसटी के बारे में जो दूसरी बात याद रखनी है वो ये है कि यह एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी गंतव्य आधारित कर। इसका मतलब है कि जहां वस्तु बिकेगी वहां पर टैक्स भरना पड़ेगा, वहां पर नहीं जहां पर वस्तु बन रही है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट तमिलनाडु में बन रहा है तो तमिलनाडु में टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा उस राज्य में जहां पर बिकने आएगी। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में बिकने आई तो मध्य प्रदेश में टैक्स लगेगा। तीसरी जरूरी बात है कि जीएसटी एक प्रकार का वैल्यू एडेड टैक्स है, एक प्रकार का वेट है। वैल्यू एडेड टैक्स वैल्यू एडिशन के हर एक लेवल पर लगता है। जहां पर भी वैल्यू एड होता है किसी वस्तु में, वहां पर जितना वैल्यू एड हुआ है सिर्फ उस पर ही टैक्स लगता है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। मान लो मुझे ब्रेड बनानी है तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा आटा लेने के लिए। उस पर जो भी जीएसटी रेट होगा उसके हिसाब से जीएसटी लगेगा, तो आटे पर जीएसटी देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आटे से ब्रेड बनाई और ब्रेड को ज़्यादा कीमत पर बेचा। मान लो मैंने 100 रुपये का आटा खरीदा और 200 रुपये की ब्रेड बेची, तो जो वैल्यू एड मैंने किया है 100 रुपये का, सिर्फ उस पर ही जीएसटी लगेगा। उसके बाद ब्रेड खरीदी एक केक बनाने वाले ने, केक बनाने वाला उसमें जितना वैल्यू ऐड करेगा उतना ही उसको जीएसटी देना पड़ेगा, पूरी कीमत पर जीएसटी नहीं देना होता है। और जब टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है, मान लो मैंने 100 रुपये पे जीएसटी दिया था, उसके बाद 200 की जब ब्रेड बेची, अगर मुझे पूरे 200 रुपये पर टैक्स देना होता तो उसको कैस्केडिंग प्रभाव कहते हैं, मतलब टैक्स पर लगने वाला टैक्स कैस्केडिंग प्रभाव। तो यहाँ पर कैस्केडिंग प्रभाव नहीं होता, सिर्फ वैल्यू एडिशन जितना होता है उस पर ही टैक्स लगता है, इसलिए इसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। जीएसटी के प्रकारों की बात करें तो पहला है सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, जिसका पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है। फिर एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी जो राज्य सरकारों को मिलता है। तीसरा होता है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी,
यह इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पर लगता है, मतलब कोई वस्तु बनी है किसी और राज्य में, बिक रही है किसी दूसरे राज्य में, इसको केंद्र सरकार कलेक्ट करती है और फिर दोनों राज्यों में पैसा बांट देती है। चौथा है यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी एसजीएसटी के जैसा ही है, बस राज्य है तो एसजीएसटी और यूटी है तो यूटी जीएसटी। जीएसटी काउंसिल का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 279A में। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं उस समय के केंद्रीय वित्त मंत्री, और सभी राज्यों के या और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जीएसटी काउंसिल में निर्णय लेने के लिए 2/3 बहुमत यानी 75% बहुमत की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार के पास वोट का 1/3 हिस्सा है और राज्यों के पास 2/3 हिस्सा है, यानी पूरे राज्य मिलकर भी केंद्र के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। अभी तो जीएसटी में 4 स्लैब हैं, 5% का, 12% का, 18% का और 28% का स्लैब। लेकिन 22 सितंबर से इसमें से 2 स्लैब नहीं रहेंगे, 12% का स्लैब नहीं रहेगा, 28% का स्लैब नहीं रहेगा, 5% का स्लैब रहेगा और 18% का स्लैब रहेगा। 12% वाली चीज़ों को 5% में डाल दिया जाएगा और 18% में 28% वाली चीज़ों को डाल दिया जाएगा। जब जीएसटी आया था तब जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 में राज्यों को 5 साल तक राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने की बात कही गई थी। यानी 2017 से 2022 तक अगर राज्यों को जीएसटी के कारण टैक्स में नुकसान होता है तो उसके लिए मुआवजा मिलेगा, यह बात कही गई थी इस एक्ट में। पूरे जीएसटी सिस्टम को चलाने के लिए जीएसटीएन नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और जीएसटी के आने से कर प्रणाली सरल हो गई, बहुत सारे टैक्स हटकर एक टैक्स लागू हुआ और कैस्केडिंग प्रभाव खत्म हो गया। यहां तक हमने एडिटोरियल पढ़ लिया, की पॉइंट्स देख लिए और जीएसटी के बारे में भी पढ़ लिया। इसके बाद है एमसीक्यू। पहला सवाल, 3 स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि सही कौन कौन से हैं। पहला स्टेटमेंट है कि जीएसटी एक प्रकार का डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा भी था। दूसरा स्टेटमेंट है कि जीएसटी को लागू करने के लिए 122वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, बिल्कुल गलत। जीएसटी आया था 101वें संविधान संशोधन से। तीसरा स्टेटमेंट है कि जीएसटी परिषद के निर्णय के लिए कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत है, बिल्कुल सही है, 2/3 बहुमत चाहिए होता है जीएसटी परिषद में एक निर्णय लेने के लिए। दूसरा सवाल है असर्शन रीजन वाला। असर्शन है कि जीएसटी ने भारत में करों के कैस्केडिंग प्रभाव यानी कर पर कर लगने वाले प्रभाव को समाप्त कर दिया है, और रीजन है कि जीएसटी में केवल मूल्य वर्धन पर टैक्स लगाया जाता है। तो कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, सही है। उत्तर है ऑप्शन ए, जीएसटी में सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगता है, यानी पिछले दिए गए टैक्स पर कर नहीं लगता, इसलिए कैस्केडिंग प्रभाव खत्म हो गया, इसलिए इसको वेट कहा जाता है। तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अभी तक जीएसटी के दायरे से बाहर है? पेट्रोलियम उत्पाद, मदिरा और स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क। तो तीनों ही जीएसटी के बाहर हैं, अभी जीएसटी नहीं लगता है। इनमें राज्यों में अलग अलग टैक्स है और अलग अलग राज्य इनको टैक्स लगाते हैं, जीएसटी से बाहर हैं। चौथा सवाल है निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। सीजीएसटी राज्य सरकार को प्राप्त होता है, बिल्कुल गलत। सीजीएसटी केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। एसजीएसटी केंद्र सरकार को प्राप्त होता है, बिल्कुल गलत। एसजीएसटी राज्यों को प्राप्त होता है। और आईजीएसटी केंद्र और गंतव्य राज्य दोनों में बांटा जाता है, तो बिल्कुल सही है। आईजीएसटी के संबंध में तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए उत्तर होगा ऑप्शन सी। पांचवा सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जीएसटी परिषद को संविधान के अनुच्छेद 279A के अंतर्गत स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि परिषद के निर्णय में केंद्र सरकार का वोट वेटेज 50% है, नहीं 1/3 है, 33% है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा सही है। अब देखते हैं दूसरा एडिटोरियल। यह मामला है यूएपीए के बारे में। क्या हुआ है कि अभी उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। मामला 2020 के दिल्ली दंगों का है, तब से लेकर अभी तक 5 साल हो चुके हैं। इस मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है और इस मामले को इसलिए गंभीर माना जा रहा है, इसलिए चिंता जताई जा रही है क्योंकि प्री ट्रायल डिटेंशन को ही 5 साल हो चुके हैं। न्यायालय का कहना है कि भले ही 5 साल की लंबी हिरासत हो चुकी है, लेकिन यह जमानत का आधार नहीं हो सकता।
क्योंकि मामला यूएपीए का है। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। यह भारत के सबसे कठोर कानूनों में से एक है। यूएपीए कोई आम कानून नहीं है, क्योंकि यह सामान्य कानून से काफी ज्यादा कठोर है और कार्यपालिका को और न्यायपालिका को बहुत ज्यादा विवेकी शक्तियां दे देता है। कभी कभी इसके प्रावधान और हमारे संविधान के प्रावधान भी आपस में टकराते हैं। यूएपीए की धारा 43(5) के हिसाब से यदि अदालत के पास यह मानने के पर्याप्त कारण है कि आरोपी पर जो आरोप लगे हैं वो प्रथम दृष्टया सही लग रहे हैं, तो जमानत नहीं दी जा सकती। और यह व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने ही 2019 के वटाली मामले में की थी। सुप्रीम कोर्ट की इस व्याख्या ने न्यायालय को यह तय करने की शक्ति दे दी कि आरोपी पर आरोप प्राइमा फेसी सही लग रहे हैं या नहीं। इस तरह लंबे समय तक किसी को भी जमानत नहीं दी जाती, जमानत को टाला जा सकता है और बिना अंतिम फैसले के, बिना फाइनल डिसीजन के भी, बिना अपराध साबित हुए भी किसी को अनिश्चित समय के लिए जेल में रखा जा सकता है। अक्सर पुलिस की तरफ से इस प्रावधान का उपयोग करके मामले को लंबा खींचा जाता है। अदालतें भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं देती और कभी कभी तो ट्रायल से पहले ही सजा से ज़्यादा जेल हो जाती है। यूएपीए की कठोरता और इसके प्रावधानों पर इतने सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि यूएपीए में कन्विक्शन रेट सिर्फ 2 से 3% का ही है और अक्सर कानून का दुरुपयोग किया जाता है। यूएपीए में चार्जशीट दाखिल करने की अवधि है 180 दिन, मतलब 6 महीने। जब किसी के खिलाफ एफआईआर होती है तो पुलिस एक जांच अधिकारी की नियुक्ति करती है। जांच अधिकारी जांच करता है, जांच के दौरान सबूत इकट्ठे करता है और सबूतों के आधार पर यह फैसला किया जाता है कि मामला आगे चलने लायक है भी या नहीं। जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी होती है और फिर जांच के आधार पर पुलिस अदालत में चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट के आधार पर मुकदमा चलता है। चार्जशीट में अभियुक्त की सारी जानकारियां होती है, जैसे अभियुक्त का नाम, अभियुक्त का पता, अभियुक्त पर क्या आरोप लगाए गए हैं और क्या सबूत इकट्ठे हुए हैं जांच के दौरान। ये सारी चीज़ें चार्जशीट में डाली जाती हैं और उसको अदालत में दिया जाता है। सामान्य मामलों में चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 या 90 दिनों का समय होता है और अगर पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती तो आरोपी को डिफॉल्ट जमानत मिल जाती है। लेकिन अगर पुलिस की जांच में सबूत मिलते हैं और चार्जशीट दाखिल होती है तो कोर्ट उस व्यक्ति को समन जारी करता है। समन में लिखा होता है कि उस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। लेकिन यूएपीए में 60 या 90 दिनों का नहीं, बल्कि चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिनों तक का समय हो सकता है। कभी कभी तो और ज़्यादा समय भी लग जाता है। ऐसे में पूरी प्रक्रिया ही सज़ा बन जाती है। हालांकि न्यायालय चाहे तो जमानत दे सकती है और कुछ मामलों में जमानत दी भी है। दरअसल यूएपीए का कानून देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए लाया गया था, आतंकवाद को रोकने के लिए लाया गया था। लेकिन सरकारें अक्सर इसका उपयोग विरोधियों के खिलाफ, आलोचकों के खिलाफ करती रहती है। न्यायालय ने कहा कि शांतिपूर्ण जन आंदोलन सरकार के लिए कितना भी सुविधाजनक क्यों न हो, उसे आतंकी कृत्य नहीं माना जा सकता। अगर असहमति या अभिव्यक्ति के अधिकार को दबाया जाता है या फिर किसी को मनमाने ढंग से हिरासत में रखा जाता है तो यह संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है। अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। तो की पॉइंट्स के थ्रू एक बार फिर से देखते हैं कि एडिटोरियल में क्या क्या मुख्य बातें थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद को जमानत नहीं दी है। इसके पीछे यूएपीए के कठोर प्रावधानों को कारण बताया है। यहाँ चिंता जताई जा रही है कि यूएपीए के कठोर प्रावधानों के कारण न्याय की प्रक्रिया ही सजा बन सकती है। यूएपीए 1967 का कानून है जिसे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले लोगों के रोकने के लिए लाया गया था, आतंकवाद के खिलाफ लाया गया था। लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है क्योंकि इसके प्रावधान इतने कठोर हैं और इतने व्यापक हैं। जमानत को लेकर धारा 43D(5) कहती है कि यदि अदालत को लगता है कि आरोपी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही है तो इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने वटाली केस में कही थी, 2019 का मामला है, उसमें कही थी। यूएपीए में एंटीसिपेटरी बेल में नहीं मिलती, यानी अग्रिम जमानत नहीं मिलती। ये अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल ऐसी जमानत होती है जो गिरफ्तारी के पहले ही ली जा सकती है। यूएपीए के मामले में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं है।
जांच की अवधि यानी चार्जशीट दाखिल करने की अवधि 180 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। यूएपीए के प्रावधान इतने कठोर हैं कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के खिलाफ चले जाते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं और जीवन की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। इस मामले में सुझाव दिया जा रहा है कि जांच जल्दी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से फास्ट ट्रैक ट्रायल होने चाहिए, आतंकी कृत्यों में और असहमति के मामलों में स्पष्ट अंतर होना चाहिए और मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके बाद है मेंस के लिए एक मॉडल क्वेश्चन और सवाल है कि विशेष सुरक्षा कानून जैसे यूएपीए असहमति और विरोध को अपराध के दायरे में लाकर संवैधानिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसके उत्तर में हमें सबसे पहले यूएपीए के बारे में बताना है, इसके कुछ प्रावधानों को बताना है और फिर बताना है कि इनके प्रावधानों का उपयोग कैसे असहमति और विरोध को दबाने के लिए किया जा सकता है, कैसे ये प्रावधान अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं। फिर इसके बारे में बताना है कि न्यायालयों ने क्या कहा है और फिर इसमें क्या सुधार के सुझाव दिए हैं। ये जो एडिटोरियल में दिए हैं वही हमें लिखने हैं। इसके बाद है एमसीक्यू। पहला सवाल 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि यूएपीए अधिनियम प्रारंभिक रूप से भारत की स्वतंत्रता और अखंडता के विरुद्ध गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया था। तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 2019 के संशोधन के द्वारा सरकार को किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का अधिकार मिला। बिल्कुल, 2019 में यूएपीए अधिनियम में संशोधन हुआ था और इसमें सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि वह किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। इससे पहले किसी संगठन को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार सरकार के पास था। तीसरा स्टेटमेंट, यूएपीए में जांच की अवधि 90 दिन तक ही सीमित है। बिल्कुल नहीं, 180 दिनों तक है। दूसरा सवाल है असर्शन और रीजनेबल। तो कथन है कि यूएपीए की धारा 43D5 जमानत को कठिन बना देती है और कारण बताया गया है कि यदि अदालत को प्रथम दृष्टया आरोप सही लगते हैं तो जमानत नहीं दी जाती। तो कारण कथन की सही व्याख्या करता है, उत्तर होगा ऑप्शन ए। इस धारा के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर अदालत को लगता है कि प्रथम दृष्टया आरोप सही है तो जमानत नहीं दी जाती है। तीसरा सवाल है कि यूएपीए से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि यूएपीए के तहत पूर्व गिरफ्तारी जमानत का प्रावधान है, मतलब एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है, स्टेटमेंट कह रहा है। स्टेटमेंट गलत है, यूएपीए के तहत एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है कि केंद्र सरकार किसी संगठन को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, यूएपीए अधिनियम ने केंद्र सरकार को यह शक्ति दी है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यूएपीए का 2004 संशोधन आतंकवाद की परिभाषा से संबंधित था। बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान यूएपीए से संबंधित हैं। पहला स्टेटमेंट, जांच अवधि को 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है। बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इसके अंतर्गत निगरानी का विशेष अधिकार है। नहीं, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। चौथा स्टेटमेंट, यूएपीए का उपयोग केवल आतंकवाद से संबंधित मामलों में किया जा सकता है। वैसे तो प्रावधान यही था, इसी उद्देश्य भी यही था, लेकिन इसका उपयोग दूसरे मामलों में भी किया जा रहा है, तो स्टेटमेंट चौथा गलत है। पांचवा सवाल है कथन कारण वाला। कथन है कि यूएपीए की आलोचना होती है कि प्रक्रिया ही सजा बन जाती है क्योंकि लंबी प्री ट्रायल हिरासत और जमानत में कठिनाई के कारण आरोपी वर्षों तक जेल में रहते हैं। बिल्कुल सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।